गोलाभीय निर्देशांक। गोलाभीय निर्देशांक में हम दो संदर्श रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। दो संदर्श रेखाएं, इन्हीं दो संदर्श रेखाओं के बारे में हमें गोलाभीय निर्देशांक में पढ़ना है। इनमें पहली जो संदर्श रेखा है वो है अक्षांश, और जो दूसरी संदर्श रेखा है देशांतर। अक्षांश और देशांतर। अक्षांश में हम रेखाओं का अध्ययन करते हैं, अक्षांश रेखाओं का, अक्षांश एवं अक्षांश रेखाओं का। इसमें हम जो अध्ययन करते हैं अक्षांश और अक्षांश रेखाओं का अध्ययन करते हैं, और देशांतर में हम देशांतर एवं देशांतर रेखाओं का अध्ययन करते हैं। रेखाओं का अध्ययन करते हैं। तो हम जो है सबसे पहले पढ़ लेते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश एवं अक्षांश रेखाएं, हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं अक्षांश एवं अक्षांश रेखाओं के बारे में। सबसे पहले हमारे पास है कि अक्षांश। अक्षांश होता क्या है? तो अक्षांश अगर हम बात करें, दो चीज़ें हमारे पास इसमें है, अक्षांश एवं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश है किसी स्थान की भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखीय तल से, किसी स्थान की भूमध्य रेखीय तल के सापेक्ष से, के सापेक्ष पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी। तो यह है किसी स्थान की भूमध्य रेखीय तल के सापेक्ष पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी क्या कहलाता है? अक्षांश। हम सपोज उदाहरण के तहत हम समझते हैं, ये हमारी पृथ्वी और ये हमारे पृथ्वी का केंद्र, ये हमारी हो गई भूमध्य रेखा। केंद्र से हमें जो है एक स्थान है हमारे पास P, हमें इसका जो है अक्षांश ज्ञात करना है। तो केंद्र से भूमध्य रेखा तक की जो दूरी है, केंद्र से भूमध्य रेखा तल के सापेक्ष, इसकी कौन सा कोण, कितने डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है इस रेखा के लिए, इस स्थान के लिए, P स्थान के लिए, हम जब भूमध्य रेखीय तल के सापेक्ष पृथ्वी केंद्र से कोणीय दूरी यहाँ की नापते हैं, तो यहाँ की कोणीय दूरी कितनी हो जाती है, वही इसका अक्षांश होगा। वो 60 डिग्री भी हो सकता है, 23 डिग्री भी हो सकता है, 35 डिग्री भी हो सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा डिग्री, थीटा डिग्री। ठीक है, ये हमारा थीटा डिग्री। तो ये हमारा किसी स्थान का जो है हमारा कोण निकल जाएगा। तो कोण POA, ये जो कोण POA है, ये जो P स्थान के अक्षांश को दिखाएगा। ये POA जो कोण है, ये किसको दिखाएगा?
पी स्थान के अक्षांश को। तो जितने डिग्री का यहाँ पे कोण बनेगा तो उतने डिग्री का ये जो है यहाँ पे पी पे अक्षांश हो जाएगा। अब बात करते हैं अक्षांश रेखा की। ये तो था अक्षांश, अक्षांश क्या होता है। अब है अक्षांश रेखा। समान अक्षांश वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। तो ये हो जाएगा, समान अक्षांश वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। तो ये हमने बात करी थी, यहाँ पे ये कोई P जो है कोई स्थान है जिसका हमने कोण ज्ञात किया। अब यहाँ पे एक अक्षांश, इसका अक्षांश निकल गया। अब अगर यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे, यहाँ पे जितने जो है इसके बराबर में जितने जो है P अक्षांश हैं, इनको मिलाते हुए जो रेखा खींची जाएगी उसको कहेंगे P अक्षांश। सपोज ये अगर 60 डिग्री होता है तो यहाँ पे 60 डिग्री बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींची जाएगी जिसको कहेंगे 60 डिग्री अक्षांश रेखा या उत्तरी अक्षांश रेखा या दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो यह है समान अक्षांश वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हमारे पृथ्वी का केंद्र। केंद्र से एक रेखा खींचते हैं। अब यहाँ से सपोज ये हमने कोई स्थान दिया, ऐसे फिर इस तरफ भी किया, और जहाँ जहाँ जो है ये इस कोण पे हम मिलाते जाएंगे। जितने डिग्री का भी ये कोण बनता है, सपोज हमने इसको बनाया है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऐसे ही इधर 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब इन बिंदुओं को यहाँ पे जो है, इन बिंदुओं को मिलाते हुई खींची गई रेखा जो है कहलाएगी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। ये हमारी हो जाएगी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसमें है अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और अक्षांश रेखा। अक्षांश जो है किसी स्थान की भूमध्य रेखीय तल के सापेक्ष पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी जो है अक्षांश कहलाता है। और अक्षांश विभिन्न अक्षांशों को मिलाने वाली या समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। समान अक्षांश वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अब इसका प्रभाव, अक्षांशों का प्रभाव, अक्षांशों का जो प्रभाव होता है, सबसे पहले अक्षांशों का जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है सूर्य की किरणों पर। सूर्य की किरणों पे जो है अक्षांश का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जलवायु, जलवायु पर जो है अक्षांशों का प्रभाव पड़ता है। अलग अलग अक्षांशों पर जो है जलवायु अलग अलग देखने को मिलती है। ऐसे ही सूर्य की किरणों पर भी जो है अक्षांशों का प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम जो है उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी होती है और गर्मी कम पड़ती है। ऐसे ही जलवायु पर भी प्रभाव पड़ता है। उच्च अक्षांशों के जाने पर जलवायु जो है हमको ठंडी जलवायु देखने को मिलती है, शीत जलवायु देखने को मिलती है। जबकि निम्न अक्षांशों पे या विषुवत रेखा के आसपास अधिक गर्मी जो है देखी जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट है मानवीय क्रियाकलाप। मानवीय क्रियाकलापों पर भी जो है अक्षांशों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट है
अब जो है हमें अक्षांश रेखाओं की जो है लंबाई ज्ञात करनी है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई ज्ञात करना। हमें जो अक्षांश रेखाओं की लंबाई ज्ञात करनी है, अलग अलग अक्षांश रेखाएं हैं, उनकी लंबाई कितनी होगी, तो इनको ज्ञात करना है। तो इनके लिए जो है एक सूत्र है, x इक्वल टू आर कोस थीटा। 60 डिग्री अक्षांश की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात करनी है 60 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई। इसी सूत्र से हमें जो है अक्षांश रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है 60 डिग्री अक्षांश रेखा की। तो सूत्र बन जाएगा x इक्वल टू, ये जो हमारा जो है कोस, सॉरी, x इक्वल टू आर कोस, अब जो थीटा है इसकी जगह हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री 60 डिग्री अक्षांश रेखा की जो लंबाई हो जाएगी वो x इक्वल टू आर कोस 60 डिग्री। अब जो हमारे पास कोस 60 डिग्री होता है, कोस 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। एक्स इक्वल टू आर अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा आर अपॉन 2, क्योंकि एक कोस 60 डिग्री का मान तो 1 हो गया, 1/2 हो गया, तो 1/2 यहाँ पे हो गया r/2। तो यहाँ पे जो है कोस 60 डिग्री 60 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, आर के आधा जो है, आर हमारी है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा की आधी हो जाएगी। सपोज ये हमारी जो है विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से जो है 60 डिग्री हमारा जो है 60 डिग्री का हम यहाँ पे कोण बनाएंगे, 60 डिग्री हमारा कोण बन जाएगा, और यहाँ पे ये 60 डिग्री की हमारी रेखा हुई, 0 डिग्री ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा x। और ये हमारी है r। तो यहाँ पे हमारी जो है 60 डिग्री की हमारी जो रेखा बन गई है। 60 डिग्री की रेखा हमारी जो है हमने सूत्र से ज्ञात करी, तो इस सूत्र से ज्ञात निकले तो 1/2 निकला है, r/2। तो r/2 का मतलब है, अर्थात 60 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई बराबर विषुवत रेखा की 1/2। ठीक है, आर का मतलब विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा की 1/2। तो विषुवत रेखा की लंबाई जितनी होगी तो उसकी आधा जो है 60 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई है। विषुवत रेखा की लंबाई ये कितनी है, लगभग 40,000। तो 60 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई बराबर हो जाएगी 20,000 समथिंग। तो जितना मतलब 20,000 कुछ जो है, 40,000 कुछ है, तो ऐसे यहाँ पे 20,000 कुछ जो है 60 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई। तो ये हो गया हमारा अक्षांशों के बारे में पूरी डिटेल हमारी हो गई है, अक्षांश रेखा जो है। और इसके बाद है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या। अक्षांश रेखाओं की संख्या, संख्या कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है, तो ये हो सकती है अनंत। ठीक है,
अनंत इसलिए है क्योंकि 1 डिग्री के अंतराल पे नहीं पूछा गया है। अगर 1 डिग्री के अंतराल पे पूछता है तो 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि कितनी हो सकती है, तो ये अनंत हो सकती हैं। अब जैसे हमारे 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा होती है, 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है, 66.5 डिग्री होती है, 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ होती है। ऐसे हम प्रत्येक पे 1.5 डिग्री 2.5 डिग्री निकाल सकते हैं। तो अनंत जो है अक्षांश रेखाएं हो सकती है। लेकिन अगर आता है कि 1 डिग्री के अंतराल पे, 1 डिग्री के अंतराल पर, तब होंगी 181। इसमें भी कई लोगों की जो है शंकाएं होती हैं कि जो 181 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, ध्रुव जो है ध्रुव बिंदु के रूप में है तो अक्षांश नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जो बिंदु होता है, बिंदु भी अपने आप में एक रेखा होती है। रेखा की परिभाषा है बिंदु, और बिंदु की परिभाषा जो है प्रत्येक बिंदु क्या होती है, रेखा होती है। तो जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, वो भी अपनी आप में एक रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से एक हमारी हो जाती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, और बाकी इसके अलावा 1 2 3 4 करके 90 डिग्री तक उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिण तक। तो अक्षांश रेखाओं की जो हमारी संख्या हो जाती है वो हो जाती है 181। इसमें जो है डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को जो है इस प्रकार से डाउट जो होता है कि हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो 179 होती हैं, क्योंकि ये जो 90 डिग्री हैं तो ये जो है रेखाएं नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये भी रेखाएं हैं। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, अक्षांश रेखाओं के बारे में हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा है देशांतर। देशांतर एवं देशांतर रेखा। तो हमारे पास है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा किसे कहेंगे? उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर खींची गई लघुत्तम रेखाएं जो उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों को मिलाती है, इनको क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। एक बार फिर से बोल देता हूँ, पृथ्वी की सतह पर खींची गई लघुत्तम रेखाएं जो उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुवों को मिलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। ये रेखाएं जो होती हैं, देशांतर रेखाएं, अर्धवृत्ताकार होती हैं। अर्धवृत्ताकार होती हैं। ये सभी रेखाएं, ये सभी रेखाएं बराबर होती है। अब इसमें एक चीज आया है, अर्धवृत्ताकार। कई जगह क्वेश्चन आता है कि क्या देशांतर रेखा जो है बृहद वृत्त है? तो देशांतर रेखा बृहद वृत्त भी है। 2 देशांतर रेखा मिलकर एक बृहद वृत्त बनाती है। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो इसमें भी नो डाउट। एक तो बृहद वृत्त है हमारी जो है विषुवत रेखा, पृथ्वी का जो एक शुद्ध जो है बृहद वृत्त है वो है हमारी जो है विषुवत रेखा। इसके अलावा जो सभी देशांतर हैं वो भी बृहद वृत्त हैं, इसमें नो डाउट। तो ये सभी रेखाएं जो हैं बराबर होती हैं। अब जो है अब हम कहेंगे देशांतर। ये तो हमने बात करी थी कि देशांतर रेखा जो है इस प्रकार से होती है। अब देशांतर किसे कहते हैं?
किसी देशांतर रेखा द्वारा प्रधान याम्योंतर के साथ ध्रुवों पर बनाया गया कोण देशांतर कहलाता है। ये हो गया, किसी देशांतर रेखा द्वारा प्रधान याम्योंतर के साथ ध्रुवों पर बनाया गया कोण देशांतर कहलाता है। ये हमारे ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये हमारी आ गई 0 डिग्री देशांतर रेखा। और ये हमारा जो है प्रधान याम्योंतर है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये हमारा है प्रधान याम्योंतर। अब प्रधान याम्योंतर क्या होता है इसके बारे में आगे जो है डिस्कस करते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान, इसमें कहा गया है देशांतर रेखा द्वारा प्रधान याम्योंतर के साथ ध्रुवों पर बनाया गया जो कोण होता है वो कहलाता है देशांतर। ये यहाँ पे ये ध्रुव है, ये प्रधान याम्योंतर है और ये देशांतर रेखाएं हैं। तो प्रत्येक देशांतर रेखा द्वारा प्रधान याम्योंतर के साथ ध्रुवों क्या बोला था, किसी देशांतर रेखा द्वारा प्रधान याम्योंतर के साथ ध्रुवों पर जो बनाया गया कोण होता है उसे कहते हैं देशांतर। तो ये जितना भी कोण होगा इसको कहेंगे, इस कोण को कहेंगे देशांतर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा थीटा डिग्री, थीटा डिग्री। तो ये हमारा हो गया है प्रधान याम्योंतर, थीटा डिग्री ईस्ट या थीटा डिग्री वेस्ट। तो ये हमारा हो गया है देशांतर, ये हमारे हो गए देशांतर रेखा किसे कहते हैं, ये हमारा हो गया देशांतर किसे कहते हैं। अब है प्रधान याम्योंतर। प्रधान याम्योंतर क्या होता है? जीरो डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान याम्योंतर कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान याम्योंतर कहते हैं, जो गुजरती है ग्रीनविच, लंदन, या हम कहें ब्रिटेन से गुजरती है। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है या प्रधान याम्योंतर हमारा है वो ग्रीनविच या लंदन, जो लंदन या ब्रिटेन में जो ग्रीनविच एक स्थान पड़ता है वहाँ से गुजरती है। अब जो है इसमें फिर प्रमुख क्वेश्चन आता है कि 0 डिग्री देशांतर को ही प्रधान याम्योंतर क्यों कहा गया, या 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो ग्रीनविच में ही क्यों रखी गई, क्यों जो है ग्रीनविच में जो है रखी गई है। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच में रखने का प्रमुख कारण, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच में रखने का प्रमुख कारण, ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण ग्रीनविच को प्रमुख देशांतर माना गया। 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच को ही माना गया, या ग्रीनविच से जो रेखा गुजरी है उसी को 0 डिग्री देशांतर या प्रधान याम्योंतर हमारा माना गया। इसका जो मुख्य कारण है कि इसके ठीक पीछे जो है 180 डिग्री देशांतर पड़ता है, क्योंकि 180 डिग्री देशांतर हमें जो निकालना था, जो हमारी विश्व समय रेखा है, सॉरी विश्व दिनांक रेखा जो हमारी है 180 डिग्री देशांतर। अब 180 डिग्री के ठीक सामने जो है 0 निकालना था, तो इसलिए जो है वहाँ पे देशांतर रेखा को जो है ग्रीनविच से गुजारा गया।
क्योंकि यह 180 डिग्री देशांतर के ठीक पीछे स्थित है। तो इसमें जो है कहा गया है कि जो 180 डिग्री देशांतर है उसके ठीक पीछे जो है हमारा ये ग्रीनिच स्थित है। अब 180 डिग्री वहाँ पे क्यों खोजा गया जहाँ पे 180 डिग्री है, क्यों वहाँ पे रखा गया होगा? इसका भी मुख्य कारण है कि हमें 180 डिग्री को विश्व दिनांक रेखा बनानी थी। अब दिनांक रेखा ऐसा ना हो कि किसी देश से न गुजरे, क्योंकि वहाँ पे पूरा समुद्र है, तो फिर भी 180 डिग्री को 3-4 जगह से जो है मोड़ा गया है। तो इसका मुख्य कारण यही था कि समुद्र से गुजारा जाए, 180 डिग्री रेखा को पूरा समुद्र से गुजारा जाए, ताकि किसी देश का ऐसा ना हो कि एक भाग में दिनांक आगे हो और दूसरे भाग में दिनांक दूसरी हो। इसलिए जो है दिनांक गलत ना हो, इसलिए 180 डिग्री को जो है समुद्र प्रशांत महासागर से गुजारा गया और उसके ठीक पीछे वाला जो भाग था 0 डिग्री देशांतर वो ग्रीनिच से गुजारा गया। अब बात आती है देशांतरों का प्रभाव। देशांतरों के क्या प्रभाव पड़े? देशांतरों का जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है समय पर। देशांतरों का प्रभाव पड़ता है समय पर। और समय जो है 2 प्रकार के हमारे समय होते हैं। एक होता है स्थानीय समय, स्थानीय समय, और दूसरा होता है मानक समय। समय जो है 2 प्रकार का हम समय जो है डिवाइड करते हैं। एक होता है स्थानीय समय और दूसरा मानक समय। स्थानीय समय जो है वो सूर्य की स्थिति स्थानीय समय सूर्य की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इसमें है कि सूर्य की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि जहाँ पे सूर्य है, अगर जो है परछाई, जब दिन में परछाई सबसे छोटी पड़ती है तो उसका मतलब है कि अभी 12 बज रहे हैं या दिन का मध्याह्न का समय है। और मानक समय जो होता है वो किसी देश का जो है पहले से फिक्स किया जाता है। तो कुछ जो बड़े अधिक क्षेत्रफल वाले देश हैं उनमें जो है एक से अधिक मानक समय भी, हमारे देश में एक ही मानक समय है, लेकिन कुछ ऐसे बड़े देश हैं जहाँ पे मानक समयों की संख्या एक से अधिक है। हम जो है बात कर रहे थे समय की। 2 प्रकार का होता है, स्थानीय समय और मानक समय। स्थानीय समय जो है सूर्य की स्थिति के आधार पर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। निर्धारित किया जाता है। एग्जाम्पल, जब किसी स्थान पर खड़े खंबे की परछाई न्यूनतम हो, परछाई न्यूनतम हो तो मध्याह्न का समय होता है। अर्थात जब किसी स्थान पर खड़े खंबे की परछाई न्यूनतम हो तो समय क्या होता है? मध्याह्न का समय होता है। इसी प्रकार प्रत्येक स्थान का मानक समय भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है। अब मानक समय की बात करें, पूरे देश पब्लिक राज्य में एक ही मानक समय होता है।
मानक समय अलग अलग होने पर प्रशासनिक समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, पूरे देश या राज्य का एक ही मानक समय होता है, मानक समय अलग अलग होने पर प्रशासनिक समस्याएं आ सकती हैं। अगर हम देखें कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएं और समय में अंतर मिले, तो इससे हमारे कई प्रकार की जो है हमारे ट्रैफिक में, हमारे जो है यातायात के साधनों में, संचार के साधनों में समस्याएं आ सकती हैं। प्रशासनिक समस्याओं में जो प्रशासनिक समस्याएं आ सकती है, इसलिए किसी देश के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा वहाँ की मानक समय रेखा कहलाती है। ठीक है, तो ये है कि किसी देश के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा को वहाँ का मानक समय मान लिया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बीच जो मध्य से गुजरे वही रेखा जो है मानक समय मान ली जाए। अलग अलग देश अपने हिसाब से किसी भी रेखा को मानक समय मान सकते हैं। जैसे हमारा भारत में जो है, अगर हम भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार देखें, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और पूर्वी विस्तार जो है पश्चिम से लेकर पूर्व तक का जो विस्तार है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और इनके ठीक बीच में अगर हम ज्ञात करेंगे, तो ठीक बीच में जो रेखा गुजरती है वो रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हमारे भारत की हमारे मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा हमारी मानक समय रेखा है। अब हम देशांतर इसकी बात करें मानक समय की, किसी एक देशांतर पर स्थित सभी बिंदुओं का स्थानीय समय एक समान होता है। ठीक है, ये हमारा जो है देशांतर है, किसी एक देशांतर पर से सभी बिंदुओं का स्थानीय समय जो है वो एक समान होता है। जैसे हम देखें कि चाहे हम 90 डिग्री पे हों उत्तरी पे हो, 90 डिग्री दक्षिण पे हों, 60 डिग्री पे हों, जिस पे भी हों, लेकिन अगर हम एक ही देशांतर पर जाएं उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो सब पे जो है स्थानीय समय जो होगा समान होगा। सभी जो है स्थानों पे जो है एक समान जो है समय होगा स्थानीय समय, अगर हम जो है एक देशांतर पर चल रहे हैं। अब है पूर्व या पश्चिम जाने पर 4 मिनट प्रति देशांतर की दर से पूर्व या पश्चिम जाने पर 4 मिनट पर देशांतर की दर से समय में परिवर्तन देखा जाता है। ठीक है, क्या बोला है? पूर्व या पश्चिम जाने पर 4 मिनट प्रति देशांतर की दर से समय में परिवर्तन देखा जाता है। अगर हम पूर्व की ओर जाएंगे, पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ेगा,
और पश्चिम की ओर जाने पर घटेगा। ठीक है, पूर्व की ओर जाने पर समय में जो है 4 प्रति देशांतर 4 मिनट की दर से समय बढ़ता जाएगा, और पश्चिम की ओर जाने पर 4 मिनट प्रति देशांतर की दर से समय घटता जाएगा। इसको जो है हम ज्ञात करते हैं 360 डिग्री। हमारी जो पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी एक गोला जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, और हमारी पृथ्वी जब एक पूरा चक्कर अपना जो है अपना पूर्ण घूर्णन कर लेती है तो इसमें जो है एक घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को जो है 24 घंटे का समय लगता है। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 1 डिग्री में कितना अंतर हो जाएगा, चाहे 24/360 गुणा किया 60। तो इसको अगर हम देखें तो ये निकलता है 4 बराबर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा है कि 1 डिग्री हमने जो है ज्ञात करी है। 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 24 मिनट का समय 24 घंटे का समय लग रहा था। तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, तो वो जो है 4 मिनट का समय पृथ्वी लेती है। तो ये हमने किया 1 डिग्री। 1 डिग्री के लिए हमने जो है 24 के इसको जो है बट्टे में डाल दिया। ठीक है, घटना के लिए जब संख्या छोटी होती तो भाग होता और बड़ी होती तो अगर बढ़ता तो हमें जो है गुणा करना होता था। सपोज हमें जो है आगे बढ़ाना होता तो हमें संख्या के साथ गुणा करना होता, और यहाँ पे 60 मिनट प्रति घंटे के हिसाब से हमने जो है 60 यहाँ पे कर दिया है। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट अगर जो है ये हमारा निकल गया है। अब नेक्स्ट है जो देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं कितनी हो सकती हैं, संख्या की अगर बात की जाए देशांतर रेखाओं की संख्या ये भी अनंत हो सकती है। जिस प्रकार से हमने अक्षांश रेखाएं बताई उसी प्रकार देशांतर रेखाएं भी अनंत हो सकती हैं। जैसे हमारी भारत की 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से जो है प्रत्येक 82.5 83 84 कर सकते हैं। तो अनंत जो है संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर 1 डिग्री के अंतराल पे कहा जाए तो 1 डिग्री के अंतराल पे फिर जो है संख्या हो जाती है हमारी जो है देशांतर रेखाओं की 360 रेखाएं। 360 रेखाएं हमारी देशांतर रेखाएं हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं टाइम जोन की, कि सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है। टाइम जोन भारत में, हमारे देश में जो टाइम जोन है एक ही है, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये हमारा भारत का एक ही मानक समय रेखा है या एक ही टाइम जोन हमारे भारत में है। सबसे अधिक टाइम जोन, सबसे अधिक टाइम जोन जो है फ्रांस में है। फ्रांस 12 टाइम जोन। अब इसका क्या कारण है, इसका भी जो है एक कारण है कि यहाँ जो है फ्रांस के पास अभी भी कई उपनिवेशिक देश हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसके विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में उपनिवेश हैं। जैसे फ्रेंच गुयाना, हम इधर करते हैं, जैसे फ्रेंच गुयाना, ये कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इनका उपनिवेश है। दूसरा इनका जो है अलग अलग बहुत सारी जगह इनके उपनिवेश हैं। एक उपनिवेश उनका फ्रेंच पोलिनेशिया, ये प्रशांत महासागर में है, एक द्वीपीय देश है।
प्रशांत महासागर में एक द्वीप है फ्रेंच पोलिनेशिया, जिसपे जो है फ्रांस का कब्जा है। तो इसके लिए अलग समय जोन है, इसके लिए अलग समय जोन है। फ्रांस जो मुख्य देश है इसके लिए अलग समय जोन है। इस प्रकार अन्य उसके कई और उपनिवेश हैं जिनके लिए अलग अलग समय जोन बनाए गए हैं। तो टोटल सबसे अधिक समय जोन जो है फ्रांस के पास है 12 समय जोन। अगर हम रूस की बात करें, रूस के पास 9 टाइम जोन है। ये जो है इसके पास पहले 11 थे, अब जो है 9 समय जोन यहाँ पे रह गए हैं। यूएसए के पास प्रेजेंट टाइम में 5 टाइम जोन है। पहले जो है यहाँ पे 7 टाइम जोन थे। तो रूस के पास पहले 9 टाइम जोन थे, वो प्रेजेंट टाइम में 9 टाइम जोन है और पहले 11 टाइम जोन थे। ऐसे यूएसए के पास पहले 5 टाइम जोन थे और वर्तमान समय में 7 टाइम जोन है। तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, और इसी प्रकार जो है अन्य वीडियोस आती रहेंगी। धन्यवाद।